अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। रफ्तार टीवी की भारतीय इलेक्शंस की ये स्पेशल सीरीज के तीसरे एपिसोड के साथ आपका मेजबान अदील अजहर आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पहली दो एपिसोड से बड़ा ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ने का मौका मिला। हम आज बात ये करेंगे कि भारत की इस इलेक्शन में हु आर द मेन प्लेयर्स। हमारी शायद जहन में तो ये बात है कि जी ये तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला गांधी फैमिली से हो रहा होगा। मामला इतने सिंपल नहीं है। चलें जी, अपने इस डिस्कशन को हम करते हैं स्टार्ट। इंडिया में तकरीबन कोई 2700 से जायद पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। इतनी सारी पार्टियों में इंडिया में सिर्फ 5 पार्टियां हैं जिनको कौमी पार्टी यानी नेशनल पार्टी कहा जाता है। इसका मतलब यह कि इनकी छाप जो है वो पूरे भारत में आपको नजर आती है। इसके अलावा कोई 57 पार्टियां हैं जिनको स्टेट पार्टी कहा जाता है। 1 या 2 रियासतों में उनका वजूद है, उसके बाहर भारत में उनको लोग जानते तो हैं लेकिन उनको कोई वोट नहीं देता। यहां पे हम इंडियन पार्टीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। उसमें एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा है इंडिया अलायंस और तीसरा है ऐसी पार्टियां जो कि किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। अब आप कहेंगे आदिल साहब आपने तो बीजेपी का भी जिक्र नहीं किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी जिक्र नहीं किया, तो ये कैसी बात हुई? तो चलें आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये वो अलायंस है कि जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, भारत में जब गवर्नमेंट बनती है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे एलाइज, उनके बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो उनके साथ होते हैं, तो इसको कलेक्टिवली एनडीए कहा जाता है। एनडीए की जो बुनियाद रखी गई थी वो 1998 में रखी गई थी। बीजेपी और उनकी बहुत सारी हम ख्याल पार्टियों ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने का फैसला किया था और उन्होंने एनडीए बनाई थी। इस वक्त जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की लोकसभा में प्रेजेंस है वो है 339 यानी 339, और उसमें से 89% नशिस्तें जो हैं वो सिर्फ बीजेपी के पास हैं, यानी 290 सीटें बीजेपी अपने पास रखती है। इनफैक्ट इस बार मोदी साहब या एनडीए जिस नारे के साथ असेंबली के इलेक्शंस में उतरे हैं वो नारा ही यही है कि अब की बार 400 पार, यानी जैसा कि हमने आपको बताया था कि 543 सीटों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो एनडीए टारगेट कर रही है 400 से ज्यादा सीटें हासिल करना। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे और जाहिर है 4 जून को तो रिजल्ट हमारे सामने आ ही जाएगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसकी अगर कहा जाए कि रीच पूरे भारत में अब हो चुकी है तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जो इनकी असल स्ट्रेंथ लाए करती है वो भारत की, जिसको हिंदी बेल्ट कहा जाता है, यानी हिंदी ज़बान बोलने वाले या हिंदी ज़बान के डिफरेंट डायलेक्ट बोलने वाले जो हिंदू मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो इनकी मेन ऑडियंस है। चाहे वो यूपी हो जो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत है, हम पहले बात कर चुके हैं, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये वो भारत की रियासतें जहाँ पे हिंदी ज़बान बोली जाती है। भारत के ईस्ट में भी जो छोटी छोटी रियासतें जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, वहाँ पे भी आसाम हुई रियासत जहाँ पे बीजेपी का बड़ा इन्फ्लुएंस है। भारत की अगर मगरिब में बात की जाए तो वहाँ पे भी बीजेपी महाराष्ट्र स्टेट में नजर आती है आपको बहुत स्ट्रेंथ के साथ। हाउएवर बीजेपी भारत के एक जोग्राफिया जहाँ पे ज़्यादा आपको नजर नहीं आती है, दैट इज द साउथ ऑफ इंडिया। इनफैक्ट ये इतनी इंटरेस्टिंग डायनामिक है कि शायद हमें इसमें इस इलेक्शन की सीरीज का एक पूरा प्रोग्राम ही बनाना पड़े। चाहे वो हरियाणा हो शुमाल में या कर्नाटक हो साउथ में, भारतीय जनता पार्टी सीटें तकरीबन हर जगह से जीतने में कामयाब हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन है? जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बात याद रहे जी, मोदी साहब लगातार 2 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं या अपनी पार्टी को जितवा चुके हैं, एंड नाउ ही इज वेरी क्लोज टू मेकिंग अ हैट्रिक। यानी इंडियन हिस्ट्री में इससे पहले सिर्फ 1 दफा ऐसा हुआ है कि कोई लीडर अपनी पार्टी को 3 दफा लगातार इलेक्शन जितवा चुका है, और ये करने वाले कोई आम लीडर नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे ऐसे लीडर बन सकते हैं जो कि लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा सकती है। बीजेपी के बाद अगर आप मुझसे पूछें कि दूसरी कौन सी वो पार्टी है जो कि एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा है, सो वो है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के जो मशहूर लीडर हैं वो है नीतीश कुमार। अगर आप लोग को याद हो, अब से कुछ सालों पहले नीतीश कुमार पाकिस्तान भी आए थे, बड़ी आओ भगत हुई थी उनकी, बिकॉज सी
वो बड़े कामयाब चीफ मिनिस्टर हैं। सन 2004 से भारतीय रियासत बिहार के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बिहार भारत की एक बड़ी रियासत है और लोकसभा में बहुत सारी सीटें जो हैं वो बिहार से दी जाती हैं। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव स्टेट एज वेल। ये बिहार वही स्टेट है जहाँ से लालू प्रसाद यादव जो हैं वो भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी सियासत को जो है ना वो तो बिल्कुल साइड पे लगा दिया है। नीतीश कुमार का एनडीए के साथ जो है वो एक सॉर्ट ऑफ लव हेट रिलेशनशिप रहा है। 2014 से पहले भी वो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन यकीन जानिए उन्होंने एनडीए इसलिए छोड़ दी थी कि वो नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे। यहां पे एक और भी चीज आपके जहन में आ रही होगी ये बात सुनने के बाद कि एनडीए जो है ये कोई नजरियाती अलायंस नहीं है। सो नीतीश कुमार साहब ने अब से कुछ महीने पहले की बात है कि उन्होंने एनडीए एक बार फिर से ज्वाइन की। नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनको जो भी अपने मसाइल होंगे उनको उन्होंने बाला ताक रखा और उन्होंने कहा चलें जी एक बार फिर से इसका हिस्सा बन जाते हैं। आगे जाने से पहले ये भी बताना चलूं कि जनता दल यूनाइटेड के पास इस वक्त लोकसभा में 16 सीटें हैं, जो कि वो जैसे मैंने आपको बताया प्रीडोमिनेटली बिहार स्टेट से ही जीत कर आती है। एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी जमात जो है उसका नाम है शिवसेना। जी हम पाकिस्तानी तो इस शिवसेना को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं बिकॉज ये वही जमात है जो कि 90s में जब पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने जाना होता था तो सबसे ज्यादा शोर शिवसेना मचाया करती थी। याद है ना, बाल ठाकरे साहब आया करते थे और कहते थे कि जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हम खेलने नहीं देंगे। बल्कि अगर आपको याद हो एक बार फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली की विकेट भी जो है वो खोद दी थी, वो भी शिवसेना के जो है वो कारकुनान थे। नाम से ही लगते हैं शिवसेना। और ये भारतीय रियासत महाराष्ट्र की एक जमात है और ये मराठी जबान बोलने वाले जो हिंदूज हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। बहुत स्पेसिफिक इनकी टारगेट मार्केट है, लेकिन अपनी टारगेट मार्केट में बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। पिछले 30-35 साल से ये सीटें जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहां पर हम वो शिवसेना जिसके पास 12 सीटें हैं लोकसभा में जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो वाली शिवसेना नहीं है कि जिसके सरबराह बाल साहब ठाकरे हुआ करते थे। ये शिवसेना अब से कुछ अर्सा पहले डिवाइड हो गई थी। तो बाल साहब ठाकरे के जो साहबजादे उद्धव ठाकरे थे वो अलग हो गए हैं और ये जो शिवसेना है जिसके लीडर एकनाथ शिंदे साहब हैं जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र वही स्टेट है जहां पे मुंबई लोकेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनकी पार्टी को यानी शिंदे साहब की पार्टी को जो है वो असल शिवसेना माना और ये एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का मुकाबला जिस पॉलिटिकल अलायंस के साथ होने वाला है दैट इज कॉल्ड इंडिया अलायंस। ओके, ये इंडिया अलायंस जो है ये भारतीय सियासत में एक कहना चाहिए एक नया अलायंस बना है। 40 पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई हैं। ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मोदी को हराना इंडिया में कितना मुश्किल काम है कि आपको एक इतना बड़ा अलायंस बनाने की जो है वो जरूरत पड़ी है। एक नीतीश कुमार थे और एक तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी, ये दोनों अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। बल्कि नीतीश कुमार तो सबसे दिलचस्प बात यह है, हमने पिछले थोड़ी देर पहले कुछ मिनट पहले ही उनका जिक्र किया, वो तो इंडिया से जंप खुद बनाया इंडिया अलायंस, पार्टियों को जमा किया, सब कुछ किया और थोड़े अरसे बाद जंप मार के वो मोदी साहब के एनडीए में जो है वो जाके बैठ गए। इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ी पार्टी है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो लोकसभा खत्म हुई है उसमें कुल मिला के 52 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी की सरबराही जो है वो गांधी परिवार या गांधी फैमिली के पास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुराने सियासतदान हैं जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि अब कांग्रेस पार्टी के सरबराह हैं। डेफिनेटली नॉट ये कोई बहुत कहना चाहिए ना कि कैरिज्मेटिक शख्सियात होती हैं, वो इस तरह के लीडर नहीं है। एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द स्टेट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। कांग्रेस पार्टी में लेकिन अभी भी राहुल गांधी की बहुत बड़ी छाप है। ही इज द फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी इवन दो अब वो इस पार्टी के सरबराह नहीं है, या उनकी वालदा भी एक जमाने में सोनिया गांधी इस पार्टी की सरबराह हुआ करती थी, वो भी अब ये पोजीशन होल्ड नहीं करती। कांग्रेस पार्टी नेहरू की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है। एक जमाने में भारत के हर कोने में इसका तूती बोला करता था, लेकिन आज ये पार्टी एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड पार्टी हो चुकी है। उसने अपना वोट बैंक जो है वो डिफरेंट पार्टियों को जो है वो खो दिया है। बल्कि भारत की 28 रियासतों की अगर आप बात करें तो उसमें सिर्फ 3 रियासतें अब ऐसी बची हैं कि जहां पर कांग्रेस की अपनी हुकूमत है। एक ज़माने में यूपी में हराना बड़ा मुश्किल हुआ करता था कांग्रेस पार्टी को, आज यूपी में लिटरली ये पार्टी वहां से वाइप आउट हो चुकी है। इवन अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनकी एक अपनी खानदानी सीट है जिसको अमेठी कहा जाता है। राहुल गांधी को अमेठी की इस सीट में शिकस्त खानी पड़ी थी स्मृति ईरानी के हाथों।
स्मृति ईरानी कौन है जी? सास भी कभी बहू थी वाली तुलसी, जो अब बीजेपी की बड़ी अहम लीडर है, मिनिस्टर भी रहती हैं, मोदी साहब के बड़े करीबी मानी जाती हैं। सो राहुल गांधी रिस्क नहीं ले रहे इस बार इलेक्शन हारने का। वो कह रहे हैं जी मैं साउथ इंडिया, मेरी जो सेफ सीट है वहां से वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको अंदाजा होगा जानने का, या आपको पता चला होगा कि जी कितनी ये पार्टी जो है वो अब कमजोर हो चुकी है। राहुल ने पिछले 1 साल में एक्टिवेट होने की काफी कोशिश की है, अपने आप को रीलॉन्च रीब्रांड करने की काफी कोशिश की है। उन्होंने पूरी इंडिया में एक अपनी वॉक की थी जिसका नाम उन्होंने रखा था भारत जोड़ो यात्रा, और जो कि बज़ाहिर कामयाब थी। इंडियन मीडिया पे ज़ाहिर उसको कवरेज ज्यादा नहीं मिली थी, क्यों ये हम अगले एपिसोड में ज़ाहिर इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, और इस अलायंस को किसी ना किसी फॉर्म में कायम रखने के लिए राहुल गांधी जो हैं वो काफी एफर्ट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की दूसरी बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें कांग्रेस के बाद, तो उसके बाद हमें जाना पड़ेगा साउथ ऑफ इंडिया में। उनकी स्टेट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की ये पार्टी है, इसका नाम है डीएमके। डीएमके स्टैंड्स फॉर द्राविड़ा मुन्नेत्र कळगम, और ये पार्टी इस वक्त लोकसभा में 23 सीटें रखती है। इनके जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन इस पार्टी का फेस हैं, इसको लीड करते हैं, और दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा राइट नाउ अपनी 26 सीटों के साथ। बहुत ज्यादा सेक्युलर थॉट रखती है, बीजेपी के ये बहुत खिलाफ हैं, इसी वजह से कांग्रेस इनका एक नेचुरल एलाय है। और तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोई इनरोड्स क्रिएट करे, कुछ ऐसा करे कि यार कहीं किसी तरह डीएमके की जो पावर है उसको खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो साउथ इंडियन लोग, स्पेशली जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं, वो बीजेपी की जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, इवन दो तमिलनाडु के लोग भी बड़े मजहबी लोग हैं, और चाहे वो हिंदुज़म हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अपने मजहब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदूज खास तौर से वो अभी तक बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में कि वहां से बीजेपी जो है वो सीटें जीतने में कामयाब हो जाए। डीएमके के बाद जो एक और पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है, इट्स कॉल्ड सीपीआईएम, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी। इंडिया में 2 बड़ी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, एक सीपीआई है और एक सीपीआईएम है। ये पहले एक ही पार्टी हुआ करते रहे, लेकिन कई दहाइयों पहले इनका आपस में जो है वो डिवीजन हो गया था। इंडिया में एक जमाने में कम्युनिस्ट की बड़ी ताकत हुआ करती थी, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन अब नहीं। कर्नाटका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो ये इनका फैक्शन है, ये पिछले काफी सालों से रूल कर रहा है, और अक्सर आप देखते होंगे कि ये केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, केरला में एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, लोगों के ओवरऑल हालात, उनकी बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। कहते ही हैं कि उसके पीछे जो सीपीआईएम की पॉलिसीज़ हैं वो रही हैं। इवन दो सीपीआईएम को सिर्फ 3 सीटें हासिल हैं, लेकिन बहरहाल जी दे आर पार्टिसिपेटिंग देयर, और हो सकता है इस बार भी वो केरला से कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाएं। इंडिया अलायंस की अब जो पार्टी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं वो बड़ी मशहूर पार्टी है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से जिसको थोड़ी बहुत भी भारतीय सियासत की जो है वो नॉलेज है वो इस पार्टी को जानती होगी। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी, आप पार्टी। अगर आपको याद हो, आम आदमी पार्टी ने जब एंट्री मारी थी इंडियन पॉलिटिक्स में, उस वक्त पाकिस्तानी भी बड़े ऑब्सेस्ड हो गए थे, यार क्या जमात है, पाकिस्तान में ऐसी कोई जमात नहीं बन सकती कि आम आदमी पार्टी जैसी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये पार्टी दरअसल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर से हुई थी। इसके 2 लीडरान थे। अरविंद केजरीवाल तो जाहिर है यंग लीडर, उस समय तकरीबन 12-13 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत सीनियर शख्सियत थे जिनका नाम था अन्ना हजारे। अन्ना हजारे साहब ने एक मूवमेंट शुरू की थी, और वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर मैदान दिल्ली का था, वहां पे वो लोगों को लेकर बैठ गए थे। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था, बिकॉज ज़ाहिर उस जमाने में करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पर थी, कुछ बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो सामने आए थे। 2011 की इस मूवमेंट की कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल साहब को ये ख्याल आया कि यार एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। अन्ना हजारे ने कहा नहीं, हम सियासी जमात नहीं बनाएंगे, हम अपनी मूवमेंट को ऐसी जारी रखेंगे। यहां पे इन दोनों में इख्तिलाफात हो गए। अन्ना हजारे तो अपने शायद प्रोटेस्ट वगैरह करते रहे होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा आम आदमी पार्टी। इंतखाबी निशान उसका उन्होंने रखा झाड़ू, और एक उन्होंने खास अपना एक स्टाइल अपनाया, फुल फिल्म वाला, बॉलीवुड वाला इनका स्टाइल था। वो एक टोपी पहने हुए होते थे और उस पर लिखा हुआ होता था मैं आम आदमी हूं। और बल्कि उस जमाने में अगर आपको याद हो, एक फिल्म भी बड़ी मशहूर अनिल कपूर की आई थी, नायक, और उसका एक सीन अक्सर लोग कहते हैं कि जी दैट उस मूवी और अरविंद केजरीवाल की अंदाज़े सियासत में जो है वो काफ़ी मुमासलत थी। बहरहाल जी, सो हुआ ये कि जी अरविंद केजरीवाल साहब अपनी सियासत के 13 साल गुजारने के बाद आप जानते हैं कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। अभी तो फिलहाल जेल में है, क्यों है जरा इस पर बात करते हैं। लेकिन वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन लोकसभा में, यानी वो दिल्ली में तो
जो उनके स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में कामयाब नहीं हो पाते। तो दे हैव गॉट जस्ट वन सीट, वन सॉलिटरी सीट जो है उनके पास वहां पर मौजूद है। दिल्ली की बाकी सीटें जो है बाय द वे वो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने रिसेंटली पंजाब में भी इनरोड्स किए हैं, भारतीय पंजाब, मशरकी पंजाब भी कहते हैं, और इस वक्त जो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है यानी उनकी जो रियासत की हुकूमत है वो आम आदमी पार्टी के ही पास है। आखिरी जमात, मेजर जमात इंडिया अलायंस की, दैट्स शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ग्रुप। नाउ आपको अगेन यहां पे एक अजीब सी बात लग रही होगी कि बाल ठाकरे तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले हिंदू लीडर थे, ये इस सेकुलर अलायंस में क्या कर रहे हैं? ये अलायंसेस सिर्फ इसी लिहाज से हैं कि किस अलायंस में रहकर मैं ज्यादा सीटें हासिल कर सकता हूं। तमाम पार्टियां अपने अपने इंतखाबी निशान पर जो है पार्टिसिपेट कर रही होंगी। सीट एडजस्टमेंट बहरहाल इन्होंने की भी है, लेकिन क्या इस सीट एडजस्टमेंट के बाद भी वो नरेंद्र मोदी और उनका एनडीए अलायंस है उसको शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगी? लुक्स डिफिकल्ट, बट इन पॉलिटिक्स एनीथिंग इज पॉसिबल। इंडिया में जो तीसरा ग्रुप सियासी जमातों का आता है वो है नॉन अलाइन पार्टीज, यानी वो पार्टियां जो कि किसी भी ग्रुप का जो है वो हिस्सा नहीं है, ना वो एनडीए का पार्ट है ना वो इंडिया का पार्ट है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी इंडिया में जो इस वक्त है दैट्स कॉल्ड तृणमूल कांग्रेस। नाउ तृणमूल कांग्रेस की हेड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ममता बनर्जी थी, इवन दो वो फाउंडिंग मेंबर थी इंडिया अलायंस की और उनका कांग्रेस के साथ एक नेशनल अलायंस बनता था, लेकिन जनवरी के महीने में वो इस अलायंस को खैरबाद कह के उसको खुदा हाफिज कह के चली गई। वेस्ट बंगाल की 2011 से चीफ मिनिस्टर हैं और 3 दफा अपनी टर्म जीतने में कामयाब हो गई हैं। इसका मतलब ये कि वेस्ट बंगाल में कम से कम इनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा है। इसके अलावा एक और पार्टी है छोटी सी जिसको बीजू जनता दल, उड़ीसा भारत की रियासत है, ये सिर्फ वहां तक ये रियासत रहती है, वहीं पर ही रूल करती है। इंडिया के आजकल जितने हॉकी टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं वो ज्यादातर उड़ीसा में ही हो रहे होते हैं। और जाते जाते एक और पार्टी का जिक्र करते चलें, अभी तक हमने सारी सेकुलर पार्टी और या तो हिंदू राइट विंग पार्टी की बात की है। एक मुसलमान पार्टी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है विच इज कॉल्ड ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पार्टी हैदराबाद और सिकंदराबाद जो तेलंगाना स्टेट है इनकी, वहां तक इसकी मोस्टली प्रेजेंस है, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी प्रेजेंस है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर हैं, अपनी शोला बयानी की वजह से मोदी साहब के खिलाफ बड़ी तकरीरें करते हैं, ये सारा सिलसिला है। इस वक्त इनके पास जो पिछली लोकसभा खत्म हुई उसमें 2 सीटें थीं, इस बार क्या वो मजीद सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। सो इस एपिसोड में हमने आपको बताया हु आर द मेन पॉलिटिकल पार्टीज और उसके कौन कौन अहम लीडरान हैं। सो एक तरफ एनडीए है, एक तरफ आपके पास जो है वो इंडिया अलायंस है और तीसरी तरफ जो है वो नॉन अलाइन पार्टीज है। ये नॉन अलाइन पार्टीज जाहिर है जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो किसी ना किसी तरफ ये जाएंगी। तो रफ्तार की इंडियन इलेक्शन की स्पेशल सीरीज में आज की एपिसोड में हमने जाना कि कौन कौन सी हैं मेन पॉलिटिकल पार्टीज और वो किस उनके गठबंधन या किस अलायंस का हिस्सा हैं और उनके अहम तरीन लीडरान कौन कौन से हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अब जब ये इंडियंस वोट देने निकलेंगे या निकल रहे हैं ऑलरेडी, उनके जहन में चल क्या रहा है, वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको सोच समझ के वो वोट दे रहे होंगे। एंड नेचुरली आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तानी की हैसियत से कि हम पाकिस्तान में बैठ के हमें इंडिया में कौन कौन से अहम इलेक्शन इश्यूज जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इट्स गोना बी अ फन एपिसोड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मजा आएगा जी बात करने में इस हवाले से। प्लीज आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी, ये सीरीज कैसी लग रही है, डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली एपिसोड के साथ अदील अजहर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।